धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब वो सेशन जिसका काफी देर से इंतजार है, क्योंकि ये सवाल जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। जोरदार तालियों से स्वागत करिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया साहब नमस्कार। नमस्कार। आज जिस आप कुर्सी पर बैठे हैं उस मंत्रालय को आपके पिता ने भी संभाला था लगभग 30 साल पहले। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बदलाव कितना है? देखिए, उन्होंने ये मंत्रालय संभाला था, मेरे पूज्य पिताजी ने 1991 से 93 तक, 2-2.5 साल पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आमंत्रित किया और आपके द्वारा दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और आप सबको भी। 2 साल उन्होंने ये मंत्रालय का प्रभार संभाला था और उस समय भारत में एक क्लोज स्काई पॉलिसी थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। उस समय एक ओपन स्काई पॉलिसी निर्मित की थी जिसके आधार पर निजी क्षेत्र के कई नागर विमानन कंपनियां स्थापित हुई थी देश में, जिसमें से कई आज भी सेवावृत्त हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव लाया था। तो मैं समझता हूं कि जब आज वो उस जिम्मेदारी और उस कुर्सी पे मैं बैठा हूं तो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक भरोसा जताया है, उस भरोसे पे मैं खड़े उतरूं। चुनौतीपूर्ण समय है नागर विमानन क्षेत्र के लिए, केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में। पर पिछले 4 महीनों में हमने बहुत तीव्र गति से कार्य किया है एक सामान्यता इस वातावरण में तैनात करने के लिए, ताकि हमारे यात्रियों को भी सुगमता से और सरलता से ये सेवा उपलब्ध हो पाए। और कई नए कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं। डोमेस्टिक ट्रैफिक को 100% तक हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर लिया है। 18 अक्टूबर को 100% कैपेसिटी हो चुकी थी। आपने एक 100 दिन का प्लान बनाया था जब आप मंत्रालय में आए थे, तो वो कहां तक पहुंचा है? देखिए, मेरा 100 दिन का की जो योजना बनाई थी मैंने, जो आपके चैनल के द्वारा भी मैंने राष्ट्र के समक्ष रखा था, वो 100 दिन मेरे पूरे होते हैं करीब 12 दिसंबर को। और पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके समक्ष रहूंगा। उसमें 3 भाग थे। कई बार इस नागर विमानन क्षेत्र को देखा जाता है केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स तक सीमित, पर इस क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है। जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में हम लोग केवल गाड़ी को देखते हैं लेकिन पुर्जे वाले कंपनी को नहीं देखते, दूसरे एंसिलरीज को नहीं देखते, वैसे ही नागर विमानन क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है। और मेरा दायित्व नागर विमानन मंत्री के द्वारा केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के प्रति नहीं है लेकिन पूरे इकोसिस्टम के प्रति है। तो एक भाग मेरा पॉलिसी का है, क्योंकि सरकार की नीति और सरकार की सोच और विचारधारा भी एक फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए इस क्षेत्र में। तो कई हमने परिवर्तन वहां लाए हैं। दूसरा भाग है अधोसंरचना, जहां एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर ड्रोम्स, कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। और तीसरा विभाग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो तीनों में अलग अलग खंडों में प्राथमिकता मैंने रखी है और आने वाले 10 दिन के अंदर वो आपके समक्ष रखी जाएगी। एक सवाल जो कि इस समय हर जनमानस के मन में है और वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना का एक नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वायरस, वो दुनिया भर में काफ़ी दहशत फैला रहा है।
और ये हमारे देश के लिए भी चिंता का विषय है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़ा सारा कंफ्यूजन है। फ्लाइटें आएंगी, रोकी जाएंगी, स्थिति कैसी होगी? देखिए, ये एक ऐसी महामारी है जो विश्व के किसी देश ने पिछले 100 सालों में सामना नहीं किया था। पहला अल्फा वेरिएंट आया, जो अल्फा वेरिएंट के समय में मैं भी संक्रमित हो गया था पहले दिनों में। फिर डेल्टा वेरिएंट आया, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, और आज ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। सावधानी हमें बरतनी होगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान है तो जहां है, तो देश की जनता, 130 करोड़ जनता को सुरक्षित रखना, उनकी हिफाजत करना, यह सरकार का पहला दायित्व होता है। तो हमारी सोच है और बड़े तहकीकात के साथ हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। 11 एट रिस्क कंट्रीज हैं जहां ये वेरिएंट पाया गया है। उन देशों की सूची हमने बनाई है, और जो फ्लाइट्स उन देशों से आएगी भारत में, हर एक यात्री का टेस्टिंग होगा। हमने रेखांकित किया है कि ये 11 देशों से फ्लाइट्स करीब 12 से 15 एयरपोर्ट्स में आती हैं। पिछले 3 दिनों में रात दिन हमारे विभाग ने कार्य करके सारे उन एयरपोर्ट्स में आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग फैसिलिटी, दोनों नॉर्मल आरटी-पीसीआर और रैपिड आरटी-पीसीआर दोनों, क्योंकि नॉर्मल आरटी-पीसीआर 4 से 5 घंटा लगता है उसका टेस्ट का रिजल्ट वापस आने के लिए। रैपिड आरटी-पीसीआर 60 से 90 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। उसी के साथ वेटिंग एरिया, क्योंकि जितने यात्री आए उनके लिए सुलभ वेटिंग एरिया हो, खान पान की व्यवस्था, ये सब नियम हमने पिछले 3 दिन में 15-18 एयरपोर्ट्स में तय कर दिए। लेकिन मैं समाप्त करूं। कल पहला दिन था इस नियम का, और हमने अनुमान लगाया था कि इन 11-15 एयरपोर्ट्स में करीब 10,000 यात्री आएंगे एट रिस्क कंट्रीज से, इन 11 देशों से। और कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 यात्री आए हैं इन 11-12 देशों से इन 15 एयरपोर्ट्स पे, और करीब 65 से 70% यात्रियों ने रैपिड टेस्ट लिया है। मतलब 90 मिनट में वे एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं रिजल्ट के बाद, और 35% ने नॉर्मल टेस्ट लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले 1-2 दिन तो थोड़ी कठिनाई शायद रहेगी, लेकिन नॉर्मलाइज सिस्टम अगले 2-3 दिन में हो जाएगा। पर थोड़ी सुरक्षा और थोड़ी मुस्तैदी बरतना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, विपक्ष का इसमें लगातार आरोप है कि पिछली बारी जब भी वेरिएंट आया तो केंद्र सरकार ने कंफ्यूजन बरकरार रखा। और आज की तारीख में भी जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट्स पे क्योस बचा हुआ है, और दिक्कत यह है कि 6-6 घंटे लोगों को इंतजार कराया जा रहा है, जो बड़ी समस्या है। तो पहले तो मैं कहूं कि विपक्ष का आरोप है कि हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि विपक्ष को नहीं मालूम कि अपोज करें या प्रपोज करें। पहले वैक्सीन पर टिप्पणी की जा रही थी, कोई कह रहा था बीजेपी का वैक्सीन है, कोई कह रहा था फलाने का वैक्सीन है, ढिमके का वैक्सीन है, फिर कहा गया कि वैक्सीन में मांस है। आज देश में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है कि 130 करोड़ वैक्सीन केवल भारत में लगे हैं पूरे विश्व में, यह कीर्तिमान किसी और देश ने स्थापित नहीं किया है। और आज मुझे गर्व है एक भारतीय होने के नाते कि जिस देश में 70 सालों में आपने और हमने मिलकर केवल निर्यात किया था वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, पूरे विदेश से हम लोगों को निर्यात करना पड़ता था, और वो भी वैक्सीन बनने के 10 साल बाद आज उसी देश में 2-2 वैक्सीन बने हैं, और हमने उन वैक्सीनों का निर्यात किया है जिनका आयात किया जाता था, जिनको इंपोर्ट किया जाता था, आज उनका हमने एक्सपोर्ट किया है पूरे विश्व को। तो ये कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है मोदी जी के नेतृत्व में। और जो विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है, और उसमें मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। हम सब आपके समक्ष नतमस्तक हैं, क्योंकि आपका जो पेन है, कलम है, वो तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में।
तो आप भी कृपा करके अपना रिसर्च करके टिप्पणी करिएगा, क्योंकि इस ऑडियंस में अगर आप जो है अफरा तफरा पूरी तरह से फैली हुई है। जो पहले दिन में हमने सुनिश्चित करके जितना हो सका हमने किया है, और मैंने अपने आप आपको कहा है कि पहले 2-3 दिन में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, पर अब आरटीपीसीआर का अगर समय आप अगर घर पे भी लेंगे तो आपको 5 घंटे लगेंगे रिजल्ट लेने के लिए। तो अगर आप एयरपोर्ट में हैं तो फिर 5 घंटे लगेंगे। पर जिन लोगों ने रैपिड लिया है वो 60 मिनट या 90 मिनट में निकल चुके हैं। क्योंकि आप तो ये थोड़ी कठिनाई है जो अब हमको सावधानी और हमको जिम्मेदारी बरतनी होगी देश के नागरिक होने के नाते। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग उस पॉइंट पे कंट्रोल न करें और अगर हम लोग बाहर निकल जाए तो सुपर स्प्रेडर्स भी हो जाएंगे। तो देश हित के नाते थोड़ी कठिनाई का सामना अगर हमें करना पड़े तो मुझे लगता है हमें थोड़ा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है, और मैं आपकी इसमें आपकी तारीफ भी करना चाहता हूं कि आपने बोला कि 6 घंटे का कोविड टेस्ट का इंतजार आपको घर पे भी करना पड़ता है। लेकिन जब इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी बनाया जाता है, इस पर बयानबाजी होती है, महाराष्ट्र सरकार कुछ कहती है, कांग्रेस कुछ कहती है, तो फिर सवाल नहीं, आप दोनों चीजों को अलग करिए जी। कुछ लोगों की आदत है केवल राजनीति करना, उनके लिए राजनीति नंबर 1 होता है और देश हित और देश नंबर 2 नहीं नंबर 10 होता है। अब उन लोगों को सुधारने में ना आप लग सकते हो और ना हम लग सकते हैं। चलिए, हमें देश हित देखना है, प्रगति देखना है, सकारात्मक सोच लगाकर हमें कार्य करना है। कोई लोग ऐसे हैं जो कठिनाई में भी विकास और प्रगति का अवसर ढूंढते हैं, प्रधानमंत्री जी की तरह, और कोई लोग ऐसे हैं जो अवसरों में भी कठिनाई देखते हैं। अब उनकी मानसिक प्रवृत्ति तो हम लोग बदल नहीं सकते। अब ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कही महाराष्ट्र सरकार के बारे में, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज संसद में भी हमारे बहुत एक माननीय सदस्य ने मुझे प्रश्न पूछा था कि क्या विश्व में हम एक कॉमन नॉर्म नहीं बना सकते, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारे देशों के लिए। लोकतंत्र में हर देश की जिम्मेदारी और हर देश का दायित्व है अपने देश के लिए नीति बनाने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा आपको सुरक्षित रहना है तो वो आप प्रजातंत्र में आपका हक है। अगर कोई देश समझता है कि नियम नहीं रखने की जरूरत है तो वो उनका हक पर है। यहाँ तो स्टेट की बात सुन लीजिए ना, आप कठिनाई है कि आप मुझे समय नहीं दे रहे। मैं तो पूरा समय दे रहा हूं आपको। वही रूल देश के अंदर लागू होता है। नियम हमने बनाया है देश के लिए, पर अगर कोई राज्य समझता है कि और कुछ सावधानी उसे बरतनी होगी तो उसे हमें उसका उस सोच विचारधारा का भी मान सम्मान हमें करना होगा। क्योंकि हम कोविड की बात कर रहे हैं और अभी हाल में एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए कि कांग्रेस बनाती थी, नरेंद्र मोदी की सरकार बेचती है। इस आरोप का आप जवाब क्या देंगे? देखिए, मैं तो एक ही जवाब देता हूं जो मैंने संसद के पटल पर और संसद के भाषण में मैंने दिया है। नेता लोग झूठ बोल लेंगे पर आंकड़े कभी झूठे नहीं हो सकते। जिस दल ने अपने कार्यकाल में 25 से अधिक सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया हो, टू बी एग्जैक्ट 99,000 करोड़ का विनिवेश किया हो अपने कार्यकाल में, वो ये आरोप लगाए तो मैं समझता हूं कि इट्स अ लिटिल टू मच। कांग्रेस कहती है ये देश की उड़ान थी। कांग्रेस कहती है ये देश की उड़ान। सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस कहती है ये देश की उड़ान थी, आपने उसको बेच दिया। तो मैं जवाब देना चाहता हूं, जिस पार्टी के कार्यकाल में ये स्थिति निर्मित हुई है आज जी, कि आज हमें एयर इंडिया को बेचने के लिए हम लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है। जिस एयर इंडिया में आज 20 करोड़ रुपए प्रतिदिन का लॉस था, मतलब साल में 7,250 करोड़ का लॉस, जिस एयर इंडिया में 32,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सरकार की गई है, सरकार की मतलब आपकी, हमारी, ये इनकम टैक्स पेयर्स की राशि है, जिस एयर इंडिया में 92,000 करोड़ रुपए का डेट है, जिस एयर इंडिया में 55,000 करोड़ की गवर्नमेंट गारंटी है, जिस एयर इंडिया में आज 45,000 करोड़ का डेट बाकी है, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए, क्या यह पैसा आपका, आपके दर्शकों का,
विकास और प्रगति और जन कल्याण और गरीबी उत्थान की योजनाओं में और अधोसंरचना में हमें खर्च करना चाहिए, या ये गर्व रखना कि पट्टी आपके कंधे पे है कि एयरलाइन सरकार चला रही है? क्या सरकार का काम है एयरलाइन चलाना, या सरकार का काम है विकास और प्रगति और अधोसंरचना और जन कल्याण की योजना चलाना? अच्छा, ये प्रश्न मैं आपसे करना मैं चाहता आपसे हूं। एक प्रश्न पूछता हूं, यहां पर तो जिम्मेदारी मेरी है आपसे प्रश्न पूछने की। आप विपक्ष को समझा नहीं पाते या आप समझाना चाहते नहीं है? क्योंकि आरोप ये लगता है कि ये सरकार एरोगेंट है। देखिए, मैंने तो सदैव कहा है, आज मैंने संसद में भी कहा है, मैं तो सेवक हूं सभी सांसदों का। जब एक विषय उठा था और मुझसे निवेदन किया गया था कि मैं हिंदी में बोलता हूं संसद में, तो कहा गया कि अंग्रेजी में बोलिए, तो मैंने कहा आप अंग्रेजी, आपका आदेश है तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। जी, सेवा भाव के आधार पर ही ये सरकार चल रही है। 130 करोड़ जनता की आशा और अभिलाषा के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी उठाई है और सेवा भाव के आधार पर उठाई है, और वही एक पद्धति हम सब में वो हर दिन डालते हैं कि ये सरकार सेवा की सरकार है, और उसी आधार पर हम चलते हैं। पर अगर कई लोगों की सोच विचारधारा एक ही ध्रुवी पर है और उसे आप जो चाहे हो आप बदल ना पाए, तो फिर आप करो भी क्या? मेरा अगला प्रश्न है, कुशीनगर का भी एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया, जेवर के एयरपोर्ट के लिए अभी पत्थर रखा गया, और अखिलेश यादव कहते हैं कि फीता काटने के लिए कुशीनगर के अंदर सिंधिया जी अभी आ गए, योगी जी भी पहुंच गए, प्रधानमंत्री जी भी पहुंच गए, प्लानिंग सब हमारी थी, और जेवर का एयरपोर्ट पहले क्यों नहीं उस पर पत्थर रखा जा सकता था, अब क्यों रखना पड़ा? क्योंकि चुनाव है और बीजेपी डर रही है। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि आंकड़े और इतिहास ऐसा है जिस पर कोई सवाल जवाब या बहस नहीं हो सकता। जेवर की एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी 2001 में, जब राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जेवर में एयरपोर्ट बनना चाहिए, दिल्ली के लिए दूसरा एयरपोर्ट बनना चाहिए। उनके कार्यकाल के बाद जितनी भी सरकारें आई, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं, जितनी भी सरकारें आई, सारी की सारे ने फाइल को कबड़ में बंद करके धूल चाटने के लिए छोड़ दिया था, और उसके आधार पर आगे भी सब चाहते थे, हर नेता, कि वो एयरपोर्ट उनके क्षेत्र में बने। मैं किसी क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है। और 2012 में अंत में चिट्ठी लिखी गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा कि जेवर का एयरपोर्ट का फाइल बंद किया जाए, और जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया, 2017 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तभी तीव्र गति इस एयरपोर्ट को मिली है। और आप कह रहे हो कि चुनाव के पहले क्यों? तो क्या आप चाहते हो कि नियम के कायदे कानून पूरे का पालन करने के बिना एयरपोर्ट का शिलान्यास हो? एयरपोर्ट का शिलान्यास तब हुआ है जब सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, सारे टेक्निकल क्लियरेंसेस, सब कुछ होने के बाद, क्योंकि हम वो सरकार हैं जो नियम और कानून के आधार पर हम लोग करते हैं। प्रजातंत्र में वही नियम होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं जो दूसरे दल करना चाहते हैं। जी, अब क्योंकि चर्चा का आखिरी दौर बचा है तो थोड़ी राजनीतिक चर्चा करनी बेहद आवश्यक है। बीते दिनों में हिंदू बनाम हिंदुत्व पर बड़ी डिबेट छिड़ गई। आपके फॉर्मर कोलीग सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी और उस किताब के बाद बवाल मच गया। उन्होंने बोला कि ये जो बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व है, ये बोको हराम और आईएसआईएस के बराबर का हिंदुत्व है। क्या कहना चाहते हैं? जितनी निंदा मैं करूं उस वक्तव्य का, वो कम होगा। इस देश में हम ना भूलें, हिंदवी स्वराज का सपना और सोच और विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी। ये नई कोई सोच विचारधारा नहीं है इस देश में। लोकतांत्रिकरण, भारत भारतीयों के लिए, ये सोच और विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से शुरुआत हुई थी। उस समय 130 करोड़ नहीं थे, पर 40-50 करोड़ हमारे देश के वासियों के लिए, सभी समाजों को लेके, सभी धर्मों को लेके। पर ये पैटर्न आपको लग रहा है? तो ये जो हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रश्न ये है कि मेरा धर्म, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, और मेरा धर्म एक धर्म नहीं है, एक दर्शन शास्त्र है। वासुदेव कुटुंबक, ये हमारी धर्म की सोच है। और जिन लोगों की सोच और विचारधारा इतनी संकीर्ण होगी,
मैं वहां अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। लेकिन एक पैटर्न बन गया जिस पे राहुल गांधी जी ने भी बोला, जिस पे राशिद अल्वी ने बोला कि जो जय श्री राम बोलते हैं वो राक्षस है। मणिशंकर अय्यर ने भी इसी तरह का बयान दिया। क्या आपको लगता है ये यूपी चुनाव से पहले एक पोल? देखिए, मैं आपको केवल एक चीज कहना चाहता हूं। जी जी। अंत में इस देश में सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा जज जी हमारी जनता है। और जनता ने अपना मत एक बार नहीं, लेकिन 2 बार नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार और प्रादेशिक स्तर पर बार बार गूंज के सुना दिया है। कई लोग ऐसे हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, तब क्या करें? अब मोहन भागवत के लिए दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि कौन से मठ, अखाड़ा परिषद के मठ के ये अध्यक्ष हैं जो हिंदुओं को सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए, मेरी आदत नहीं है कि दूसरे लोगों की टिप्पणी पर मैं टिप्पणी दूं। मेरी राजनीति का एक स्तर है। मेरा मकसद जिंदगी में राजनीति नहीं है, जनसेवा है। और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। तो मैं अपना समय सकारात्मक सोच और जनसेवा में समर्पित रखता हूं। दूसरे लोगों की टिप्पणी में, टीका टिप्पणी करने में, इसमें मैं व्यर्थ नहीं करता। हाल ही में एक ममता बनर्जी की बड़ी स्टेटमेंट आई। उन्होंने बोला कि विदेश में रहकर राजनीति नहीं होती, और वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का विकल्प बनना चाह रही है देश भर में। तो 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले अब ममता बनर्जी को देखते हैं, और जो राहुल गांधी पर उन्होंने टिप्पणी करी उस पर आपकी राय? देखिए, दूसरे दलों पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि उचित है जी। ये तो सर्वविदित है कि मैं तो ये मानता हूं कि एक भारतीय होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते एक मजबूत विपक्ष इस देश में जरूरत है। और आज जो खाई है, अब विपक्ष को ही सोचना होगा कि उस खाई को कैसे भरना। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर आप क्या कहते हैं? वर्तमान में खींचतान चल रही है जी। एक पार्टी को नहीं मालूम कि दूसरे पार्टी पर टिप्पणी करें या उनका साथ दें। कभी तो साथ देते हैं, कभी तो टिप्पणी देते हैं। तो ये इस कठिनाई का समाधान उनको निकालना पड़ेगा। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है देश हित की, प्रगति की, विकास की, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें और जनता की आशाओं और आशंकाओं पर खड़े उतरें। यह हमारी जिम्मेदारी है जिस पर हमें अपना ध्यान देना। ममता जी की टिप्पणी पर आप क्या कहते हैं, जो उन्होंने बोला कि विदेश में रहकर राजनीति नहीं होती, जमीन पे उतर के करनी पड़ती है? ये सच्चाई है। तो राहुल गांधी आपको लगता है विदेश से राजनीति करते हैं? इसमें टिप्पणी की क्या बात है? तो सच्चाई है। अगर देश में जनसेवा हमारा मकसद है तो हमें जमीन पर उतरकर उस पे लगना होगा। चाहे जिस ओहदे पे भी आप हो, चाहे आप सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे आप विधायक हो, चाहे आप सांसद हो, चाहे आप मंत्री हो, जिस ओहदे पे भी हो, उसके आधार पर आपको करना होगा। आखिरी सवाल है ये। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार डरा कर देश पे राज करना चाहती है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि इस पर एक बार नहीं, लेकिन बार बार ने देश ने कांग्रेस को संकेत भेज दिया है। अब कांग्रेस अपने दरवाजे और खिड़की दोनों बंद रखना चाहती है, तो उसमें मैं क्या करूं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ना सिर्फ एयरलाइन सेक्टर की बात करी है, उन्होंने हर विषय पर बेबाकी से जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंधिया साहब। और हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सिंधिया जी। मैं चाहूंगी बस कुछ पलों के लिए आप मंच पर रहें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर करण अभिषेक सिंह को। आप मंच पर आए सर। सीईओ हिंदी न्यूज क्लस्टर टीवी 18 न्यूज 18 इंडिया की तरफ से। सिंधिया जी, आप ये भेंट जरूर स्वीकार करिए, क्योंकि संवाद में चौपाल की ये उड़ान देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हुई नजर आई, जिसमें इस संवाद ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है। और यही चौपाल की खासियत है कि संवाद हम